केंद्रीय जांच एजेंसी के चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसी के हाथ ऐसे सबूत लग रहे हैं जिनसे आम आदमी पार्टी नेता का बचना मुश्किल हो सकता है। ये दावा जांच एजेंसी कोर्ट में कर रही है। एक बार फिर ऐसा खुलासा हुआ जो केजरीवाल एंड कंपनी के लिए नींद उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर पूरे कैबिनेट ड्राफ्ट नोट को बदल दिया, जिसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, के.जी. बालाकृष्णन, साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के महत्वपूर्ण कानूनी राय थी। ये जानकारी सूत्रों ने दी है। खबरों के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि पुराना मसौदा कैबिनेट नोट दक्षिण समूह को सहायता प्रदान करने सहित सिसोदिया के गुप्त उद्देश्यों का पीछा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसीलिए इसे नष्ट कर दिया गया। खबरों के मुताबिक सूत्रों ने भी कहा कि नया मसौदा नीति साउथ ग्रुप और सिसोदिया के एजेंडे के पक्ष में है। मामले की जांच के दौरान ईडी को पता चला कि आबकारी विभाग द्वारा उनके सामने पेश की गई फाइल में कोई पुरानी कानूनी राय नहीं है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कानूनी राय वाले एक महत्वपूर्ण नोट को कथित तौर पर फाइल से हटा दिया गया था। जब ईडी ने मामले की आगे जांच की तो उन्हें पता चला कि आबकारी अधिकारी गौरव मान ने जनवरी 2021 में सिसोदिया के कर्मचारियों को अहस्ताक्षरित पुरानी ड्राफ्ट कॉपी दी थी। ईडी ने इसे सिसोदिया द्वारा रची गई साजिश बताया है और आरोप लगाया है कि आरोपियों ने ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश की कि कानूनी राय वाले पुराने कैबिनेट नोट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सके। ईडी ने फाइल को वापस ट्रेस किया और पाया कि पुराने कैबिनेट नोट की फाइल आखिरकार सिसोदिया को DANIC के अधिकारी प्रवेश झा ने दी थी। इसके बाद वो गायब हो गए। फाइल कथित तौर पर 28 जनवरी 2021 को सिसोदिया को दी गई थी। हालांकि जब ईडी ने इस संबंध में सिसोदिया से पूछताछ की तो उन्होंने कई नोट मिलने से इनकार किया। ईडी का आरोप है कि फाइल को सिसोदिया ने नष्ट कर दिया। खबरों के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि सिसोदिया ने अपने पीए देवेंद्र शर्मा के फोन नंबर का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर एक कानूनी पहलू भी बनाया और उन्होंने पुराने नोट को नष्ट कर दिया। ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। अब तक ईडी ने मामले में 4 चार्जशीट, 1 मुख्य चार्जशीट और 3 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स दाखिल की हैं। इससे पहले ईडी ने नई चार्जशीट में दावा किया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अलग अलग चैनलों के जरिए 622.67 करोड़ रुपए हासिल किए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया। तल्ख टिप्पणी करते हुए भी हाईकोर्ट ने माना है कि ये मामला गंभीर है। रांझा रांझा कर दी मैं रांझा हो गई। बुल्ले शाह की ये लाइन आजकल केजरीवाल और उनकी पार्टी पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोसती हुए ही राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर पहुंची है। जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए विष थी, आज उसके लिए अमृत हो गई है। केजरीवाल साहब तो कांग्रेस के पास बस किसी भी कीमत में आ जाना चाहते हैं। जिसे कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर आम आदमी पार्टी ने अपनी फसल उगाई है, उस कांग्रेस से केजरीवाल साहब को असीम प्रेम हो गया है। कांग्रेस दूर भाग रही है, लेकिन केजरीवाल बस कांग्रेस की गोद में बैठ जाना चाहते हैं। क्या है खबर, आपको बताते हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश के कानून बनने से रोकने के लिए विपक्षी दलों से समर्थन जुटा रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। माकपा दफ्तर में हुई इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने आकर बताया कि एक साथ मिलकर केंद्र के इस कदम का वो विरोध करेंगे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध होने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। दिल्ली के सीएम ने इसे जनता और संविधान के लिए लड़ाई बताते हुए एक बार फिर से अपील की कि सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कल यदि राजस्थान के खिलाफ सरकार ऐसा कोई अध्यादेश लाती है तो वो साथ देंगे। आम आदमी पार्टी नेताओं के साथ माकपा दफ्तर पहुंचे केजरीवाल ने सीताराम येचुरी को गले लगाया और फिर गुलदस्ता भेंट किया। मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया के सामने आए और कुछ सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर हो रहे विवाद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कहा, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूं और उनके बयान सुन रहा हूं वो बता रहे हैं कि केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे। केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है। दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है मुद्दा उसका है, संविधान का है। आम आदमी पार्टी संयोजक ने एक बार फिर समर्थन की अपील करते हुए कहा कि भविष्य में सरकार कांग्रेस शासन वाले राज्य के खिलाफ कोई अध्यादेश लाती है तो वो साथ देंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत करिए, लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई। आज इन्होंने दिल्ली के साथ ऐसा किया है जैसा अभी सीताराम येचुरी साहब ने किया।
कल ऐसा राजस्थान के खिलाफ अध्यादेश लाया जाता है तो हम साथ खड़े होंगे। हम नहीं कहेंगे कि कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है, हमें देश के साथ खड़े होना है। दिल्ली के सीएम ने यह कहकर कांग्रेस के लिए लकीर खींचने की कोशिश की है कि उन्हें तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं या जनता के साथ खड़े हैं। केजरीवाल ने एक बार फिर परोक्ष रूप से कांग्रेस की दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा, मुझे सपोर्ट करने की बात नहीं है, जनता की हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में देश के सभी 140 करोड़ लोगों को और सभी पार्टियों के साथ आकर इसका जमकर विरोध करना चाहिए। मिशन 2024 के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों के बीच एकता की कवायद चल रही है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ रही है। विपक्षी एकता के बीच भी ममता बनर्जी बंगाल से कांग्रेस को साफ करने में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सभी दल एकजुट हैं, लेकिन राज्य में क्षेत्रीय दलों के अपने दायित्व हैं। 12 जून को बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से विपक्षी दलों की बुलाई गई बैठक से पहले ममता ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो बंगाल में किसी भी दूसरे दल को प्राथमिकता नहीं देंगी। माना यह जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस की ओर इशारा किया है। दरअसल हाल ही में बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास ने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी। इस पर नाराजगी जाहिर कर कांग्रेस ने टीएमसी पर पलटवार करते हुए कहा था कि इस तरह की खरीद फरोख्त से विपक्षी एकजुटता को मजबूती नहीं मिलेगी और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य पूरे होंगे। इसके बाद ममता ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। ममता ने कहा कि हम विपक्षी दल राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। राज्य स्तर पर पार्टियों को समझना चाहिए कि क्षेत्रीय दलों के अपने दायित्व हैं। इससे पहले ममता ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद कहा था कि वो उन इलाकों में पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है जहां वो मजबूत है। ममता ने बंगाल में टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि बंगाल में कांग्रेस हमारे खिलाफ लड़ रही है, जो सही नहीं है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमने सिर्फ मेघालय और गोवा में चुनाव लड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन लड़ा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हमने उनका समर्थन किया। अब इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। सीएम ममता बनर्जी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस के एक विधायक बायरन बिस्वास टीएमसी में शामिल हुए, लेकिन आपने देश के कई राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा? ऐसे में क्या हमने कभी आपसे कोई सीट मांगी? आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस की ओर से जयराम रमेश ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा था, ऐतिहासिक जीत के 3 महीने बाद कांग्रेस विधायक बायरन बिस्वास को टीएमसी के प्रलोभन देकर अपने साथ कर लिया। ये सागर दिघी विधानसभा क्षेत्र की जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खरीद फरोख्त पहले भी गोवा, मेघालय, त्रिपुरा और कुछ राज्यों में हो चुकी है। इससे विपक्षी एकता मजबूत नहीं होगी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। दिल्ली आबकारी नीति एक ऐसा अजगर साबित हो रहा है जिसे पाला आम आदमी पार्टी ने और अब वो उसी को निकल रहा है। पहले जैन, फिर सिसोदिया और फिर आम आदमी पार्टी के कथित कालजाई संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी लंबी पूछताछ के लिए बुलाया गया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कथित कट्टर ईमानदार नेता भी जांच एजेंसी के पंजे में फंसते चले जा रहे हैं। वहीं जांच एजेंसी की नजर अब संजय सिंह पर अटक गई है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है और क्यों बौखलाए हैं संजय सिंह, बताते हैं आपको। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की अदालत में दाखिल चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी दर्ज है। हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर नहीं है। आरोपी से गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने बयान में केजरीवाल का नाम लिया है। इस मामले में संजय सिंह का नाम भी लिया गया है। उन्होंने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो किस संजय सिंह की बात कर रहे थे। उनके नाम को लेकर अस्पष्टता है। वहीं संजय सिंह मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी की नई चार्जशीट में मेरा नाम आना पीएम मोदी की मुझे जेल में डालने के तड़प का नतीजा है। बिना किसी सबूत के चार्जशीट में मेरा नाम डालने पर ईडी को गलती माननी पड़ी थी। प्रधानमंत्री को ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही। संजय सिंह ने यह भी कहा कि मोदी जी मुझे जेल में डालने को तड़प रहे हैं और मुझे एक फोन करिए कि जांच में कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम्हें जेल में डालना है, मैं खुद चला जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अमित अरोड़ा का बयान है कि वो जून 2020 में मनीष सिसोदिया से मिला, तब संजय सिंह भी मौजूद थे। उसने एक एमओयू किया, लेकिन वो पॉलिसी नहीं आई। चार्जशीट में ऐसी घटनाओं और एमओयू का जिक्र किया जा रहा है जिसका आबकारी नीति से कोई लेना देना नहीं है। चार्जशीट में लिखी झूठी बातों के आधार पर मेरे सहयोगियों पर छापेमारी हुई। मैं इस मामले में कोर्ट जाकर मोदी जी और ईडी को एक्सपोज करूंगा। वहीं ईडी ने भी इस मामले में पलटवार किया। ईडी के वकील ने कहा कि कोई नई चार्जशीट नहीं है। अदालत ने सिसोदिया के खिलाफ दायर ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेकर उन्हें समन किया है। उसी का जिक्र चर्चा में है। कोई नई चार्जशीट नहीं है।
वहीं संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो पर ट्विटर यूजर्स ने भी पलटवार किया। एक यूजर ने लिखा कि संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई एक बड़बोले नेता की वजह से, इसी तरह संजय सिंह भी खत्म कर देंगे आम आदमी पार्टी को। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि आप बस ये बताओ कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी को कोर्ट से बेल क्यों नहीं मिल रही। इतिहास गवाह है कि दुनिया कोई चोर अपने आप को चोर नहीं समझता। बात क्लियर है, कोर्ट मान रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भी अपने आप को निर्दोष बताते थे, लेकिन अब हाईकोर्ट में भी सिसोदिया को ये कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया है कि मामला गंभीर है। ऐसे में संजय सिंह की बेचैनी देख लोगों को लग रहा है कि अब वो भी जांच एजेंसी के शिकंजे में फंसते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी की वजह से एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है। राहुल गांधी अक्सर विदेशी धरती से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं और आंतरिक मसलों को उठाते रहते हैं। एक तरफ जहां दुनिया पीएम मोदी को बॉस मान रही है, तो वहीं राहुल गांधी विदेश जाकर मोदी की आलोचना कर अपनी फजीहत करवा रहे हैं। मुसलमानों को लेकर राहुल गांधी के दिए गए अमेरिका में बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जमकर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। पाकिस्तान ऐसी बातें फैला रहा है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है और अब वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जाकर भारत का झंडा लगाते हैं और उसी झंडे के साए में भारत को बदनाम करते हैं। राहुल गांधी तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के शासनकाल पर खुद सवाल उठा रहे हैं कि 80 के दशक में भारत में दलितों पर अत्याचार होता था। राहुल गांधी को लेकर ये तमाम बातें बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा है कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की हर यात्रा में भारत का अपमान किया जाता है। इस बार की प्रायोजित विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है, जहां वो अपमान तो पीएम मोदी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। उन्होंने कहा कि अगर आप पहले की भाषण देखेंगे तो वो भारत को राष्ट्र ही नहीं मानते हैं, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं। साथ ही वो भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह करते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि जो 80 के दशक में दलितों का हाल था, वही हाल अब मुसलमानों का है। मुस्लिम को जो सिक्योरिटी थ्रेट आज है, वो पहले कभी नहीं रहा। जो क्राइम मुस्लिम लड़कों ने नहीं किए, उसके लिए भी उनको जेल में डाला जा रहा है। इसलिए हम नफरत के बाजार में मोहब्बत का कंसेप्ट लेकर आए हैं। सवाल है कि राहुल गांधी विदेश जाकर इस तरह की बातें करेंगे तो क्या दुश्मन देश पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के बयान को भारत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगा? ये बात राहुल गांधी को समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।